लगभग 20 साल से भी ज़्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा में आ रहे हैं। नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी थी, ये तो तय था। स्वास्थ्य ही कारण है उनके पद छोड़ने का या भारतीय जनता पार्टी? नीतीश कुमार के इस्तीफे पर वो हालात क्यों नहीं बने जब लालू यादव का इस्तीफा हो रहा था 1997 में? पूरे बिहार में सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री को उतारनी पड़ी थी जगह जगह। पटना सीएम हाउस के सामने ये स्थिति थी, वो क्यों नहीं हुआ? तो बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने कोई फैनेटिक सपोर्टर पैदा नहीं किया, नीतीश कुमार ने प्रशंसक पैदा किए थे कि बिहार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह भारतीय जनता पार्टी एक तरफा अपने पक्ष में नहीं कर सकती। राबड़ी देवी के शासनकाल में लालू यादव के जेल बेल का खेल जो चला, उसमें लालू यादव का जो ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ, उनकी पर्सनालिटी का धीरे धीरे गिरावट हुई। कभी वो गरीबों के नेता के रूप में उभरे 90 में, 95 के चुनाव में लालू यादव को तो 200 से ऊपर सीटें जीतनी चाहिए थी। 95 के चुनाव में वो पिछड़ों के नेता बन गए और 2000 आते आते यादवों के नेता बन गए। वो जो लालू यादव का जो पतन हुआ, उसमें नीतीश कुमार अपने लिए स्पेस बनाते चले गए। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या है कि कांग्रेस आए हुए अवसर को जाया करने वाली पार्टी है। अभी की परिस्थिति में बिहार में नीतीश कुमार के बाद एक बहुत बड़ा स्पेस बन रहा है दलित, सवर्ण और माइनॉरिटी, जो कांग्रेस का पुराना इक्वेशन था। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो मुख्यमंत्री ओबीसी या ईबीसी समाज से होगा। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। मैं विनोद अग्निहोत्री रूबरू हूँ आपसे एक नए मेहमान के साथ। हाल ही में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई। राजनीतिक घटना ये हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री लगभग 20 साल से भी ज़्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा में आ रहे हैं। और राज्यसभा में आने के बाद वो कहा जा रहा है कि केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन केंद्र की राजनीति में क्या उनकी कोई भूमिका होगी या राजनीति से उनके विदाई की पटकथा लिखी जा चुकी है? हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की माने तो केंद्र की राजनीति में नीतीश जी आ रहे हैं, वहाँ भूमिका निभाएंगे, लेकिन क्या भूमिका निभाएंगे ये स्पष्ट नहीं है। इन सारे सवालों और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। खरी बात में तो जो मैंने संबोधन में कहा आप समझ ही गए कि विषय क्या है। विषय ये है कि आप बताइए कि आप कैसे इस घटना को देख रहे हैं जो नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ। देखिए, नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी थी, ये तो तय था, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो बातें चल रही थी वो पूरी तरह से निराधार तो नहीं कही जा सकती, नंबर एक बात। और जब व्यक्ति का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गिरने लगे तो उसके बाद परिस्थितियां बदलती है और पद छोड़ना पड़ता है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार को जिस मौके पर पद छोड़ने के लिए कहा गया वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जेडीयू का बनेगा या मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की जो चर्चा है, उससे ये सवाल और बड़ा हो जा रहा है कि क्या बीजेपी ने एक तरह से बिहार की सत्ता को जबरिया कब्जा लिया। ये जो अलग तरह की परिस्थितियां दिखा रही है। स्वास्थ्य ही कारण है उनके पद छोड़ने का या भारतीय जनता पार्टी बहुत हो चुका, नीतीश जी अब कृपा कीजिए, अब हमें भी सरकार बनाने दीजिए, कुछ ये भाव भाजपा का रहा? ये भाव बहुत समय होता है। ये भाव भाजपा का लंबे समय से था, लेकिन इस वक्त बीजेपी को मौका मिला ये करने का। और नीतीश कुमार चूंकि एक बैलेंसिंग राजनीति करते रहे, बैलेंसिंग एक्ट उनकी राजनीति में रहा है कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे, चूँकि वो दोनों एक ही रूट से आते थे। उसके बाद आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके अच्छे संबंध थे, कांग्रेस के साथ उनके अच्छे संबंध थे। लिहाजा नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कभी खतरे में नहीं पड़ी। और खतरे में नहीं पड़ने का एक बड़ा कारण ये भी था कि बिहार भाजपा के हाथ में न चला जाए। ये आशंका विपक्षी दलों को, जिसे आप इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कहते हैं, उनके बीच हमेशा रही, जिस वजह से नीतीश कुमार के लिए सहूलियत की स्थिति रही। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि नीतीश कुमार किसी के वोट बैंक के लिए खतरा नहीं थे। न तो राष्ट्रीय जनता दल के यादव वोट बैंक के लिए वो चुनौती थे, न ही भारतीय जनता पार्टी की जो तिलक तराजू तलवार वाला नैरेटिव जो कहते हैं उसके लिए वो खतरा थे। नीतीश कुमार ने एक अपनी कंस्टिट्यूएंसी गढ़ी जिसको कहते हैं खुदरा वोट, मतलब ऐसे समुदायों का वोट, ऐसे सोशल ग्रुप्स का वोट जिनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो राजनीति में एक समूह के तौर पर तो बड़ा दिखते हैं, लेकिन एक समुदाय के तौर पर जिनकी गिनती बहुत बड़ी संख्या में होती नहीं है। तो उन सब बिखरे सामाजिक समूहों को इकट्ठा कर नीतीश कुमार ने एक तरफ सोशल सिक्योरिटी, दूसरी तरफ आर्थिक उपाय, तीसरी तरफ
समाज में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में जो कदम बढ़ाने की बात थी, वो सब कुछ उन्हें देने की कोशिश की। जिस वजह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 16, 17, 18% का एक वोट बैंक खड़ा हुआ था, जिसकी ज़रूरत भाजपा को भी चुनाव जीतने के लिए थी, जिसकी ज़रूरत राष्ट्रीय जनता दल को भी चुनाव जीतने के लिए थी, वो नीतीश कुमार थे। अब कई लोग इस बात को कहेंगे विनोद जी कि नीतीश कुमार के इस्तीफे पर वो हालात क्यों नहीं बने जब लालू यादव का इस्तीफा हो रहा था 1997 में। पूरे बिहार में सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री को उतारनी पड़ी थी जगह जगह, पटना सीएम हाउस के सामने ये स्थिति थी, वो क्यों नहीं हुआ। तो बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने कोई फैनेटिक सपोर्टर पैदा नहीं किया, नीतीश कुमार ने प्रशंसक पैदा किए थे। समर्थक, हार्डकोर समर्थक और प्रशंसक में अंतर होता है। नीतीश कुमार खुद भी फैनेटिक नहीं थे, खुद भी फैनेटिक नहीं थे, वैचारिक रूप से भी फैनेटिक ना, नहीं थे। कभी वो कतई तो बड़े नहीं थे। आराम से एनडीए में भी एडजस्ट हो जाते थे, आरजेडी में भी एडजस्ट हो जाते थे जी महागठबंधन में भी। अगर वैचारिक फैनेटिक होते तो शायद एनडीए के साथ जा ही नहीं सकते थे। हाँ, तब इतनी लंबी पारी खेल भी नहीं पाते बिहार जैसे राज्य में। नीतीश कुमार जो है वो बिहार की राजनीति में जाते हैं 1995 में, हाँ। जब समता पार्टी बना करके वो अलग चुनाव लड़ते हैं जनता दल से। उसके पहले वो केंद्र में मंत्री थे वीपी सिंह की सरकार में, जी। और उसके पहले विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़े, 77, 80 में, दोनों बार वो 82 में बाई इलेक्शन भी हारे। बाई इलेक्शन भी हारे। हाँ। तो लगातार 3 विधानसभा के चुनाव हारे, 89 में लोकसभा चुनाव जीते वो। बिहार की राजनीति में जब वो गए उस वक्त लालू जी का युग था, खास करके जो मंडल, पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स थी, और जो सामाजिक न्याय की जो राजनीति चरम पर थी, उसमें लालू प्रसाद यादव एक छत्र नेता थे। 1995 का जो चुनाव था उसके नतीजों ने भी साबित किया था। उसके बाद लालू जी का अवसान का युग शुरू होता है राजनीतिक। जंगल राज जो कहा जाता है वो उसी दौर, 95 के बाद का दौर है जो जंगल राज के नाम से जाना जाता है। और चारा घोटाले का आरोप लगा, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, इस्तीफा हुआ, राबड़ी जी का समय आया, और राबड़ी जी के समय में और ज़्यादा बिहार की हालत ख़राब हुई। और 2005 तक आते आते बिहार बुरी तरह से, जंगल राज कहिए या जो भी कहिए, उसमें भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, सारे मुद्दे जो है बहुत प्रखर थे। नीतीश जी ने उस वक्त अपना रास्ता, वो 95 में बहुत बुरी तरह हारे थे, 6 सीटें आई थी, उससे इतना निराश हुए कि वो शायद हिम्मत टूट गई उनकी कि वो एक अलग विकल्प तैयार करते पैन बिहार में, जैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तैयार किया, बिना बीजेपी के साथ गए। थोड़े समय के लिए अटल जी के साथ वो गई थी, लेकिन वो, या मुलायम सिंह यादव ने जनता दल छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में अपना तैयार किया। नीतीश जी वो क्यों नहीं तैयार कर पाए, जबकि उनके अंदर सारी संभावनाएं थी। वो पिछड़े वर्ग के थे, पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, ईमानदार थे, रहे हैं, सब कुछ उनके अंदर था, युवा भी थे उस समय। जॉर्ज फर्नांडीज जैसा प्रखर नेता एक अभिभावक की तरह उनके साथ था। वो उनको बीजेपी के कंधे का सहारा क्यों लेना पड़ा? देखिए, पहली चीज़ ये है कि 1967 से में जो बदलाव दिखना शुरू हुआ, उस बदलाव से हिंदी भाषी भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई राज्य था तो बिहार था। बिहार में कांग्रेस 72, 80, 85 तीनों चुनाव जीती जरूर, लेकिन कभी भी बड़ा मैंडेट नहीं मिला। एक बार अपवाद कह सकते हैं 1985 का चुनाव, जिसमें लगभग 200 सीटें इंदिरा मिली गांधी की थी। शहादत के बाद जो हुआ था। जी, फरवरी में जो हुआ था, 2 महीने 3 महीने बाद इंदिरा गांधी। लेकिन 72 और 80 में तो 324 की विधानसभा थी, तो बिहार झारखंड था। साधारण बहुमत 163 पे होता था, 167 या 170 सीटें ऐसे ही कांग्रेस को आती थी। कहने का मतलब यह है कि बिहार में विपक्ष के लिए पर्याप्त स्पेस है। तो शुरू से समाजवादियों ने उसको जो है जी, सामाजिक न्याय की भूमि बना रखा। सामाजिक न्याय की भूमि बना दिया था। और 90 में क्या हुआ कि बोफोर्स के बाद की कहानी आपको सबको पता है कि जनता दल आया, बोफोर्स ने जनता दल को लाया, और जनता दल के अलग अलग गुटों को ताकतवर बनाने का हथियार मंडल ने दे दिया। भले ही मंडल के कारण जनता दल बिखरा भी, लेकिन क्षेत्रीय छत्रप मजबूत हुए। क्षेत्रीय छत्रप जब कभी भी मजबूत होता है तो उसके आसपास जिन लोगों के भीतर राजनीतिक चेतना होती है, उससे उसकी दूरी बढ़ती चली जाती है। अब आप देखिए, बीजू पटनायक ताकतवर होने लगे तो कहाँ गए श्रीकांत जेना और भगचरण दास? आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मुलायम सिंह यादव के साथ शुरू में जितने लोग थे वो 2005-06 आते आते कहाँ चले गए? कम लोग आसपास की कोठरी में लोग कम होते चले गए, तब अमर सिंह जैसे लोग बढ़ते चले गए। यही हाल नीतीश कुमार के साथ हुआ कि लोग बिखरते चले गए। सॉरी, लालू यादव के साथ हुआ कि लोग उनसे दूर होते चले गए। लालू जी का कद बढ़ गया, पार्टी कमजोर होती गई। पार्टी कमजोर होती गई। अब सवाल यह है कि अलग होने के लिए एक बहाना भी चाहिए। उस वक्त अलग होने की संवैधानिक व्यवस्था भी थी जो आज नहीं है। आज तो कोई सांसद अगर या विधायक पार्टी से अलग होना चाहे, पहले तो उसका 2/3 होना जरूरी है,
वो 2/3 होने के बावजूद अलग पार्टी नहीं बना सकता, बल्कि उस सदन में मौजूद जिस दल का अस्तित्व हो, भले ही एक विधायक क्यों ना हो, उसमें जाके वो मर्ज कर सकता है, लेकिन अलग पार्टी नहीं बना सकता। उस वक्त की संवैधानिक व्यवस्था आप जानते हैं कि 1/3 और अलग पार्टी बनाने की पूरी इजाज़त थी उसमें आपको जनता दल जॉर्ज या समता पार्टी जिसका नाम हुआ वो बनी। कैसे बनी? 91-92 से परिस्थितियां खिलाफ जा रही थी। लालू यादव से हर कोई जनता दल के अंदर नाराज था। दिक्कत यह था कि कुछ लोग विद्रोह करने के लिए तैयार थे, कुछ लोग नहीं थे। जो विद्रोह करने के लिए तैयार थे उनको उचित अवसर नहीं मिल रहा था। वैशाली का बाई इलेक्शन हुआ, लालू यादव गांव-गांव घूमे, फिर भी जनता दल हारी, और वहाँ आनंद मोहन के निर्दलीय कैंडिडेट उनकी वाइफ जीत गई, लवली आनंद। 14 जून को नतीजा आया था 94 में, 21 जून को समता पार्टी बन गई, मतलब 14 सांसद 1/3 उनके अलग हो गए। उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, और बिहार के चुनाव में जनता दल को महज 167 या 166 सीटें मिली आउट ऑफ 324, मतलब साधारण बहुमत मिला। वोट केवल जनता दल को जो मिले वो वोट थे आपको कितने, 27% के आसपास। जैसे अखिलेश यादव को बहुमत मिला या मायावती को जो बहुमत मिला 7 और 12 में, वो 26 से 28% वोटों के बीच का था। हाँ, वही था, 30% से कम का वोट था, भले ही बहुमत मिल गया था। आज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत लाने के लिए 40% से ऊपर हर हाल में जाना पड़ रहा है, वो स्थिति तब नहीं थी। नहीं, अब तो 37-38% अखिलेश यादव को मिल भी गया 2022 में, लेकिन बहुमत नहीं मिला। आज तेजस्वी यादव को 37.64% वोट महागठबंधन को मिले हैं। 2020 में जितने तेजस्वी यादव को मिले थे उससे ½ % वोट ज्यादा मिला है इस बार। लेकिन फिर भी वही है कि सीटें बहुत कम रह गई हैं। बाइपोलर इलेक्शन हो गया। तो नीतीश जी कैसे आए? आपका जो सवाल था असली कि नीतीश जी भाजपा के करीब कैसे आए? नहीं, मेरा सवाल है कि नीतीश जी हिम्मत उनकी टूट गई 1995 के चुनाव हारने के बाद। वो तो अकेले लड़े थे, मतलब समता पार्टी के, समता और माले का गठबंधन था। हाँ, माले के साथ था, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं था। नहीं, वो तब तो त्रिकोणात्मक चुनाव बनाया था उन्होंने। चतुष्कोणीय था। चतुष्कोणीय का कांग्रेस थी, बीजेपी थी, आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी थी, समता पार्टी थी, और जनता दल रामो था। लेकिन नीतीश जी उसमें जो है सिर्फ 6 सीटें आने की वजह से उनका या तो हिम्मत टूट गई कि उनको लगा कि अकेले वो नहीं बिहार की राजनीति कर पाएंगे लालू जी के सामने, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें सामने आती है। एक है कि जनता दल के अंदर एक धड़ा था जिसमें शिवानंद तिवारी, मोहन सिंह जैसे लोग थे, देवरिया वाले मोहन सिंह, ये सब समता पार्टी में थे। इन लोगों का कहना था कि वापस जनता दल में चला जाए। वीपी सिंह से बात भी कर रहे थे लोग, SR बोम्मई से बात कर रहे थे। नीतीश कुमार इसके खिलाफ थे। उन्हें लगा कि वहाँ जाने के बाद और ज़्यादा बेइज्जती होगी। इस बीच में बिहार में वोटों का जो इक्वेशन था, सबसे पहले समता पार्टी ने एक काम किया कि समता पार्टी से थोड़े ही कम वोट आए थे आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी को। आनंद मोहन केस मुकदमे में फंस चुके थे, उनको एक सीट शायद आई थी, वो खुद हार गए थे, और वो थे वही समाजवादी रूट के, जनता दल से ही गए थे। तो उनका मर्जर करवाया गया इसमें, समता पार्टी में। उसके बाद चंद्रशेखर और चौटाला की जो पार्टी थी सजपा, उसका मर्जर भी कराया गया समता पार्टी में 1996 के चुनाव के पहले। अब समता पार्टी दिखने लगी ताकतवर। समता पार्टी ताकतवर दिखने लगी तो उस वक्त एक टर्म का इस्तेमाल हुआ कि भाजपा के साथ हमारा गठबंधन नहीं है, सीटों का तालमेल है। और सीटों का तालमेल टूटते टूटते बचा, क्योंकि बिहार और हरियाणा दोनों जगह वो लोग चाहते थे। लेकिन बीजेपी के साथ जो तालमेल हुआ, उसने बिहार में समता पार्टी को 22 लोकसभा सीटें दी 54 में, तब 54 सीटें थी लोकसभा में, और एक यूपी में बलिया सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया। तो समता पार्टी और भाजपा का जो इक्वेशन बिहार में बना, उसमें जनता दल को 24 सीटों पर रोक दिया, रामो वामो को बिहार में महज 28 सीटों पर रोक दिया। 2 सीटें जेएमएम को भी मिल गई थी, शिबू सोरेन वगैरह, और 24 सीटों पर समता भाजपा गठबंधन बिहार में आ गया लोकसभा में। उसके बाद वहाँ से लगना शुरू हुआ कि नहीं, लालू यादव को मात दी जा सकती है। फिर उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट का प्रयोग विफल हुआ, अटल जी सत्ता में आ गए। वहाँ से द मेकिंग ऑफ नीतीश कुमार का अगला अध्याय शुरू होता है। अब तक नीतीश कुमार लालू यादव के मुकाबले में वो सबसे बड़े चेहरे हैं, इसकी जद्दोजहद में लगे थे। वहीं लालू यादव यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनने के बाद चारा घोटाले में जो बहुत तेज कार्रवाई चल रही थी, उसमें वो फंसते चले गए, पार्टी भी टूट गई, जनता दल से उनका राजद बन गया। सब इसी कालखंड की घटना है। 97 में जनता दल से राजद बना था। वो तो शरद यादव का और लालू यादव का चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें शरद जी जीत गए थे और लालू यादव ने पार्टी तोड़ दी जी। तो ये एक पूरा घटनाक्रम था जिसमें लालू यादव भी कमजोर हो रहे थे और बीजेपी की बैकिंग मिल रही थी इनको, समता पार्टी को। अब आया 2000 का चुनाव।
नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, चुनाव के वक्त कृषि मंत्री थे सर, हाँ कृषि वो तो मंत्री इतिहास थे। सबको सब मालूम है। फिर 2000 उस समय क्या हुआ? मैं तो खाली ये जानना चाह रहा था कि नीतीश कुमार ने अलग अपना ताकत बनने की बजाय बीजेपी का साथ लेना क्यों पसंद किया? शायद उसमें जॉर्ज फर्नांडीज का भी प्रभाव रहा होगा। 10% वोट के बूते आप मुकाबला नहीं कर सकते नहीं थे। नहीं, वोट तो बढ़ता। अगर आपको हिम्मत, आप उसके लिए आपको लंबी यात्रा करनी पड़ती ना। हो सकता है अगला चुनाव भी आप हार जाते, लेकिन एक विकल्प जो लालू प्रसाद यादव की जगह एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा, जिसको सवर्ण भी एक्सेप्ट करते, तो शायद नीतीश कुमार बन सकते थे अकेले। लेकिन उसके लिए यात्रा थोड़ी लंबी थी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, वो सत्ता से दूर रह करके वो यात्रा होती, और उसमें नहीं, एक घटना बीच में उसकी चर्चा जरूरी है। देखिए, सीके जाफर शरीफ के बाद रेलवे बिहार को मिलना शुरू हो गया। यूनाइटेड फ्रंट ने बिहार में एक लालू यादव के पैरेलल एक नेता देवेगौड़ा ने खड़ा कर दिया। अब तक दिल्ली के नेता थे रामविलास पासवान, एक पहचान उनको थी, रेल मंत्रालय देकर उनको रेलवे देकर बिहार में एक लीडर के तौर पर खड़ा कर दिया इसने, यूनाइटेड फ्रंट ने, विद इन जनता दल। हालांकि जनता दल टूटा जब, तो वो वही नेता बच गए बिहार में, बड़े नेता। वहाँ नीतीश कुमार के लिए सत्ता की मदद से अपनी ब्रांडिंग जरूरी हो गई। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं जाते तो आप इतना जान लीजिए विनोद जी कि बिहार का चुनाव रामविलास पासवान बनाम लालू यादव हो जाता, हो सकता क्योंकि उनकी एक ब्रांडिंग बहुत बड़ी हो गई थी रामविलास पासवान मैं की। सहमत हूँ आपसे, ये हो सकता और था। इसी वजह से नीतीश कुमार को जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे दिलवाया, उन्हें अटल जी की रेलवे दिलाया सरकार में। अटल जी की सरकार में, ताकि इनकी ब्रांडिंग हो सके। तो इनको पूरा मौका भी दिया गया कि आप अपना स्पेस क्रिएट कीजिए, और अपना स्पेस क्रिएट करते चले गए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ध्यान देने योग्य है। देखिए, हम लोग बिहार की गरीबी, बिहार के पिछड़ापन, इन सब की चर्चा करते हैं। जो स्थिति 2000 के बाद आपको दिखाई दे रही है वो 2000 के पहले भी थी। आज का जो बिहार है, 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार, उसकी स्थिति तब भी थी। दिक्कत क्या थी? उस समय चीज़ें बिहार के पक्ष में दिखती इसलिए थी कि जो इंडिया में जो गिने चुने इंडस्ट्रियल टाउन थे या मिनरल माइंस वगैरह जिन इलाकों में थे, वो ओवरऑल आंकड़ों को प्रभावित कर देते थे। झारखंड की वजह से पूरे आंकड़ों को प्रभावित कर देते थे। अब जैसे देखिए, गुड़गांव को आप माइनस कर दें हरियाणा से, तो आंकड़े कैसे दिखेंगे? नोएडा को माइनस कर दें उत्तर प्रदेश से, जी, तो कैसे आंकड़े दिखेंगे? उसी तरह से झारखंड था, तो बहुत सारे आंकड़े छुपे हुए थे। बोकारो, जमशेदपुर, रांची, सारे हाँ, शहर, धनबाद जी। तो इस वजह से आंकड़े छुपे हुए थे। वो आंकड़े ज़्यादा विजिबल तरीके से दिखने लगे 2000 के बाद कि बिहार में कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं है। वहाँ से चीज़ें और ख़राब होनी शुरू हुई। और दूसरे, राबड़ी देवी के शासनकाल में लालू यादव के जेल बेल का खेल जो चला, उसमें लालू यादव का जो ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ, उनकी पर्सनालिटी का धीरे धीरे गिरावट हुई। कभी वो गरीबों के नेता के रूप में उभरे 90 में, 95 के चुनाव में लालू यादव को तो 200 से ऊपर सीटें जीतनी चाहिए थी। 95 के चुनाव में वो पिछड़ों के नेता बन गए, और 2000 आते आते यादवों के नेता बन गए। वो जो लालू यादव का जो पतन हुआ, उसमें नीतीश कुमार अपने लिए स्पेस बनाते चले गए। लॉलेसनेस, बिजली नहीं रहना, और बाकी तमाम चीज़ें जो थी, इन सब में अलग अलग फैक्टर जोड़ती चली गई। ये अभिषेक जी, ये बताइए, अब थोड़ा भविष्य पे बात करें जी। नीतीश कुमार दिल्ली आ जाएंगे, क्योंकि अब बहुत दिन तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्या लगता है आपको कि दो पहलू हैं, एक तो नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी केंद्र में, आप क्या देखते हैं, और दूसरा बिहार की राजनीति अब क्या करवट लेगी? देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि बिहार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह भारतीय जनता पार्टी एक तरफा अपने पक्ष में नहीं कर सकती। लालू यादव अपने पीक पर एक तरफा अपने पक्ष में नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया बिहार को आज तक। तो बिहार में जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसके पीछे सामाजिक पहलू ज़्यादा बड़े हैं। बिहार में पहले लोग देखते थे कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई, लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई होती तो लालू यादव को 27% वोट क्यों मिलते? बिहार में तो जाति गणना ने साफ कर दिया है कि सभी वर्ग के पिछड़ों को मिलाकर 61% ओबीसी ईबीसी है, बिल्कुल। तो उन्हें 27% ही वोट क्यों मिलते? बिहार दरअसल सामाजिक समीकरणों के साथ चलने वाला एक ऐसा राज्य है जिसको आप एक तरफा किसी तरफ मोड़ नहीं सकते। जनता दल यूनाइटेड के खत्म होने से बिहार में यूपी की तरह का स्पेस बन जाएगा कि बसपा के कमज़ोर होने से भाजपा को स्पेस मिल गया। वो स्पेस बिहार में बनने की गुंजाइश बहुत कम है। कारण क्या है कि नीतीश कुमार की जो भूमिका थी वो कैसे थी, और निशांत कुमार की भूमिका होगी वो कैसे होगी, ये दोनों के बीच एक महीन अंतर है। क्या राष्ट्रीय जनता दल जो है, तेजस्वी यादव, इसमें कुछ स्पेस कुछ देख रहे हैं कि उनको वो स्पेस मिल सकता है जो नीतीश कुमार, जो जनाधार ओरिजिनली तो जनता दल का ही था वो, जिसको नीतीश कुमार प्रसाद ले गए, लालू जी का ही था, तो क्या वापस लौट सकता है उसमें?
देखिए, आरजेडी की तरफ? बिहार में अभी सभी वर्गों में विभाजन है जाति गणना के बाद। ये विधानसभा चुनाव में भी दिखा है, अन्यथा आरजेडी का वोट उतना नहीं होता। जितनी सीटें हैं एनडीए की, उसके हिसाब से तो उसके वोट 55% होने चाहिए थे, या आरजेडी गठबंधन को 30 से नीचे जाना चाहिए था। एक्चुअली बिहार में जो स्थिति है, बैकवर्ड क्लासेज के बीच, ओबीसी के बीच एक विभाजन रेखा स्पष्ट है। आपस में जितने कॉन्ट्राडिक्शंस हो, लेकिन गैर यादव प्लेटफॉर्म पर ईबीसी खड़ा है। और ये बात मैं आज के आंकड़ों से नहीं कह रहा हूँ, ये 2015 में जब बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई, उस वक्त बीजेपी के या एनडीए के वोट परसेंटेज कितने थे? 35%। सवाल है कि क्या सवर्ण और वैश्य का वोट जो 15-16% है, उससे 20% वोट ज़्यादा कहाँ से लाई थी? जब नीतीश कुमार उधर थे। नीतीश कुमार उधर थे, उधर मात्र 42% वोट ही आए थे, और 42% में मुस्लिम यादव कुर्मी ही 35% है। सीधी सी बात है कि 35% के अलावा सिर्फ वो कैंडिडेट के समीकरण के आधार पर सीट वाइज जो 6-7% वोट जोड़ पाए थे, वही उनके पास आए थे। नहीं, उसमें कुछ वोट उपेंद्र कुशवाहा का भी था, जीतन राम मांझी का था, रामविलास पासवान कुशवाहा वोटर पूरे बिहार में बिखरे रहते हैं। नहीं, जो भी है, लेकिन एक चंक ये भी था ना, पासवान वोट। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ सर, वो 15 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 15 की बात मैं कह रहा हूँ, और रामविलास पासवान बीजेपी के साथ। इन सब वोटों को जोड़ दे तब भी 20-22% से ऊपर नहीं जाती है। वो 35% जो वोट आया, दरअसल बिहार में ईबीसी सबसे बड़ा चंक है, अति पिछड़ा। और अति पिछड़ा के साथ त्रासदी ये है कि कोई अति पिछड़ा का नेता नहीं हो सकता। कर्पूरी ठाकुर अगर अति पिछड़ा के सबसे, उन्होंने जितना काम किया ईबीसी के लिए शायद देश में किसी ने नहीं किया, लेकिन कभी भी कर्पूरी ठाकुर अपने बूते 50 सीट लाने की स्थिति में नहीं आ पाए, क्योंकि ईबीसी उन्हें नेता तो मानता था, उनके नाम पर वोट देने के लिए अलग अलग जातीय समूह संगठित नहीं हो पाते थे। बिहार में हिंदू ईबीसी की तादाद तकरीबन 24-25% है टोटल वोटों के। जगदेव बाबू नहीं, वो तो कुशवाहा थे, वो तो डोमिनेंट ओबीसी में आते थे। डोमिनेंट ओबीसी में जी। तो कर्पूरी जी जब नहीं ला पाए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट लाया वो मोदी जी के नाम पर कुछ लाया, और कुछ वोट बीजेपी ने जो लाया 2015 मोदी जी के नाम पे भी अति पिछड़ों का वोट मिला है, वो उनके नाम पर लाया, और कुछ एंटी यादव माइंडसेट के कारण लाया। क्योंकि गांव में आमतौर पर जो सामाजिक स्थिति है, उसमें जो दबंग समुदाय है, उनसे थोड़ा लोग हिचकते हैं। ये अब क्या होगा ये बताइए, क्या आरजेडी का कुछ भविष्य बढ़ेगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आरजेडी के पास दलित वोटों का एक हिस्सा आ सकता है। अच्छा। क्योंकि बिहार के गांव में दलित वोटर्स के बीच अम्बेडकराइट थॉट जिसको कहते हैं, बाबा साहब के विचार, संभावना बन सकती है। कांग्रेस का जो अति पिछड़ा कार्ड है, जो राहुल गांधी लगातार, अति पिछड़ा कार्ड बहुत कामयाब होगा ये मुझे नहीं दिखता, लेकिन दलित कार्ड कामयाब हो सकता है। अगर भी देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ क्या है कि कांग्रेस आए हुए अवसर को जाया करने वाली पार्टी है। वो तो कैच करने वाली पार्टी है ना। 90 के दशक की भारतीय क्रिकेट टीम है, वो भी छोड़ देती है। 90 के दशक की, जब हम लोग क्लास 5-6 में पढ़ते थे, उस वक्त जो इंडियन क्रिकेट टीम थी, अजय जडेजा, रोबिन सिंह हार का अंतर कम करते थे, वही पार्टी कांग्रेस पार्टी है। वो उत्तर भारत के सामाजिक समीकरणों को और खासकर यूपी बिहार को समझ नहीं पाई है, या समझते हुए कुछ करना नहीं चाहती। अभी क्या है, अभी की परिस्थिति में बिहार में नीतीश कुमार के बाद एक बहुत बड़ा स्पेस बन रहा है दलित, सवर्ण और माइनॉरिटी, जो कांग्रेस का पुराना इक्वेशन था। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री ओबीसी या ईबीसी समाज से होगा। सवर्ण तो नहीं होगा। सवर्ण तो नहीं होगा, ये तय है। अब सवर्ण में बनाने में रिस्क है। अगर वो राजपूत बनाएंगे तो भूमियार भी दग जाएंगे, भूमियार बनाएंगे राजपूत भी दग जाएंगे, तो बाकी ब्राह्मण में मैथिल बनाएंगे तो नॉन मैथिल भी दग जाएंगे, नॉन मैथिल बनाएंगे तो मैथिल भी दग जाएंगे। ये जो विभाजन रेखा है सवर्ण समाज के बीच, वैसे में कोई पार्टी रिस्क नहीं लेगी। दूसरा ये भी है कि सवर्ण बनाते ही फिर गैर सवर्ण हाँ, कास्ट को बनाएंगे तो सवर्ण में तो कोई नहीं जुड़ पाएगा। फिर सवर्ण तो नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए, हाँ, मुझे नहीं लगता। नहीं, और बनाएंगे भी तो क्या होगा, सवर्ण जातियां अपने कैंडिडेट के साथ वोट देना शुरू कर देंगी, चाहे जिस गठबंधन से आए, तो अनइम्प्रेसिव होगा वो लीडरशिप। लिहाजा वो सीएम तो ओबीसी में बनाएंगे। बिहार की राजनीति क्या करवट लेगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा बीजेपी किसको सीएम बनाती है, और आगे निशांत कुमार की क्या भूमिका होती है, नीतीश कुमार की क्या भूमिका आप देखते हैं देश में। नीतीश कुमार की भूमिका एक रिटायरिंग होम में पड़े हुए नेता की दिखाई दे रही है। उनको एनडीए का संयोजक बना दिया गया, तो एनडीए के संयोजक की क्या भूमिका मौजूदा दौर में आपको दिखाई दे रही है? प्रकाश सिंह बादल की क्या भूमिका थी? शरद यादव के बाद जौहर साहब की थी। जौहर साहब की भूमिका इसलिए थी कि उस वक्त नेतृत्व की भूमिका में अटल बिहारी वाजपेयी थे, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व की भूमिका में कम
मैं गोविंदाचार्य वाले टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस भावना से नहीं कर रहा हूँ। अटल जी मुखौटे की भूमिका में थे, सरकार तो जॉर्ज फर्नांडिस और ब्रजेश मिश्रा चला रहे थे, ये धारणा कई लोगों ने, और प्रमोद महाजन भी थे, सही कह रहे हैं आप। आज वो स्थिति क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह बनने देंगे? क्या वो अजीत डोभाल बनने देंगे कि दिल्ली में कोई नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस की तरह बन करके सरकार चलाए? वो तो बनना नहीं है। एक चर्चा है कि उप प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अगर बिना विभाग के उप प्रधानमंत्री बनाना हो तो बना सकते हैं। बिना विभाग के उप प्रधानमंत्री होता है क्या? बिना विभाग के मंत्री केंद्र में होते हैं। और वैसे भी अलग बात है, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है सर। मैंने पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और कई बार मैंने ढूंढने की कोशिश की। उप प्रधानमंत्री का तो पद ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है, उसमें कोई एक आर्टिकल 74 के एक सब सेक्शन में साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी। बस कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के बीच विभागों का बंटवारा होगा। ये तो एक परंपरा से चला आ रहा है कि मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं। नहीं, वो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं कहता है। वो तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कोई विभाग ही नहीं लिया था। हाँ। और मुख्यमंत्री थे। नहीं, मंत्रियों में विभाग बांटने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं कहता। आप सोचिए ना जी, अरविंद केजरीवाल ने कोई विभाग नहीं लिया था अपने पास। तो अलग अलग प्रयोग इस देश में होते रहे हैं। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की भूमिका अब एक रिटायर्ड राजनेता के रूप में देखते हैं कि वो अब आकर के एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहेंगे। समय समय पर लोग उनसे जाके सलाह लेते रहेंगे, माने या ना माने अलग बात है। नीतीश कुमार की भूमिका जो हमें दिखाई दे रही है, दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक क्लब हुआ करता था जी, आपने देखा होगा, शायद आप तो इन लोगों के बीच बैठते भी होंगे, कि सब पूर्व प्रधानमंत्री कहीं इकट्ठे हो जाते थे। शेखर जी थे, वीपी सिंह थे, हाँ, नरसिम्हा राव जी थे, देवगौड़ा भी थे। हाँ, बाद में अटल जी भी चले गए थे। अटल जी भी चले गए थे। तो इसको बनाने वाले संतोष भारती जी थे, जो सबको इकट्ठा करने वाले थे। तो उस तरह का एक क्लब तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार दिल्ली में हम पत्रकारों के लिए सुलभ रहेंगे। क्या वो केसी त्यागी जी की तरह एल्डरमैन की तरह रहेंगे वो भी? जैसे त्यागी जी जो है, अब त्यागी जी और नीतीश कुमार जी बैठ करके काफ़ी हम लोगों के लिए जो है, पत्रकारों के लिए एक अच्छा राजनीतिक मसाला जुटा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन बिहार में अपनी पार्टी को बचाने के लिए और बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि उनके बेटे के आसपास के सलाहकार कैसे मिलते हैं। एक सवाल महत्वपूर्ण है इसमें जी, प्रशांत किशोर, जिसकी चर्चा प्रशांत किशोर पे मैं आने वाला था, क्योंकि बिहार विकल्पहीनता की तरफ बढ़ रहा है। ये विधानसभा चुनाव का नतीजा कहता था। माइनॉरिटी वोटर मजबूरी में आरजेडी को वोट दे रहा था। उसे लग रहा था कि कोई विकल्प नहीं है तो हम जाएं कहाँ। ठीक है, जहाँ जिन 101 सीटों पर जेडीयू लड़ रही थी वहाँ उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाकी 142 सीटों पर वो मजबूर थे वोट देने के लिए। अब माइनॉरिटी के भीतर, अब मंडल फोर्सेज के भीतर, अब सेकुलर फोर्सेज के भीतर, अब दलित चेतना को मानने वाले लोगों के भीतर, और अब मुद्दा आधारित राजनीति जो स्टूडेंट का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, ये सब जो राजनीति है, यूथ का मुद्दा है, इन सब के भीतर एक नए विकल्प के लिए एक अंदर से जो होता है कि एक फीलिंग पैदा होगी। जैसे दिल्ली में शीला दीक्षित ने स्टैग्नेंट कर दिया था पॉलिटिक्स को, कोई विपक्षी टिक नहीं पाता था, जनता ने विकल्प ढूंढ लिया। लेकिन प्रशांत किशोर एक विकल्प बिहार जैसे राज्य में बन सकते हैं, जबकि जो इतना जाति आधारित राजनीति जहाँ की हो, जहाँ ईबीसी के बीच भी इतना विभाजन है, ओबीसी में विभाजन है, सवर्णों में विभाजन जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, ऐसे में प्रशांत किशोर जो खुद एक सामान्य वर्ग से आते हैं, सवर्ण समाज से, वो कैसे बिहार के ईबीसी और ओबीसी को अपने साथ खींच पाएंगे, ये भी तो एक प्रश्न है। देखिए, ईबीसी ओबीसी को खींचे ना खींचे, सवर्ण दलित मुस्लिम को अगर वो खींच लेंगे तो ओबीसी ईबीसी की राजनीति करने के लिए तो दुनिया भर की पार्टियां हैं। बीजेपी का भी सीएम ओबीसी ईबीसी होगा, नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, आईपी गुप्ता की पार्टी है, बहुत पार्टियां हैं। दलित और मुस्लिम अगर वो कांग्रेस का पुराना कॉम्बिनेशन अगर प्रशांत किशोर इसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ी फोर्स बन सकते हैं। अभी तो अटकलें हैं, संभावनाएं हैं। एक बात जान लीजिए सर, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा जाति जनगणना के बाद विभाजन किसी समूह में है तो ओबीसी ईबीसी समाज है। जाति जाति की पार्टियां खड़ी हो रही है। लेटेस्ट एंट्री आपने देखा आईपी गुप्ता, तांती पान समाज ये तो बात आपकी सही है, वो तो विभाजन है। चलिए अभिषेक जी, बहुत अच्छी चर्चा रही हमारी आपकी। ये थे अभिषेक कुमार जी, जिनसे हम बात कर रहे थे बिहार नीतीश कुमार के दिल्ली आने और उसके बाद के बिहार की राजनीति पर। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।